हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमर सिंह, प्राध्यापक अर्थशास्त्र, आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। लॉकडाउन के समय में इस चैनल का निर्माण मेरे द्वारा एक छोटी सी पहल है ताकि आपकी शिक्षा सुचारू रूप से जारी रखी जा सके। इस चैनल के माध्यम से अर्थशास्त्र जैसे कठिन विषय को आपको सरल अर्थों में समझाया जाएगा। फिर भी अगर इस पहल में कोई कमी रहती है तो आपके सुझाव अपेक्षित हैं। मैं यह उम्मीद करता हूं कि इस पहल का आपकी शिक्षा पर सकारात्मक प्रभाव रहेगा। इस चैनल को बनाने का उद्देश्य मैं और स्पष्ट करना चाहता हूं। इसमें आपको बोर्ड परीक्षाओं के जो 4 वर्षों के प्रश्न पत्र हैं उनके हिसाब से टॉपिक्स को समझाया जाएगा और उन टॉपिक्स को क्वेश्चन फॉर्म में करवाया जाएगा ताकि आप ये समझ सकें कि किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं और उनको हमें किस प्रकार लिखना होता है। और ये जो भी आपको मैटर करवाया जाएगा वो टू द पॉइंट होगा ताकि आप उसको एज इट इज़ याद करके उसको अपने पेपर में लिख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले सकें। हर लेक्चर का जो PDF है वो आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। इस नोट्स के माध्यम से जो आपका याद करने का जो मैटर है वो बहुत कम हो जाएगा और आप अपने सिलेबस को जल्दी ही समाप्त कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगें तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। आज का जो हमारा अध्याय है वो है मांग का सिद्धांत। बहुत इम्पोर्टेंट अध्याय है। इस अध्याय से लगभग 6 से 10 नंबर तक का जो प्रश्न है वो एग्ज़ाम में हर साल पूछे जाते हैं। तो इस अध्याय को 9 हेडिंग्स में डिवाइड किया गया है। पहला है मांग की धारणा, दूसरा मांग तथा मांगी गई मात्रा में अंतर, तीसरा मांग अनुसूची, चौथा मांग वक्र, पांचवा मांग फलन या मांग के निर्धारक तत्व, छठा मांग का नियम, सातवां मांग का नियम लागू होने के कारण, आठवां मांग के नियम के अपवाद और नौवां मांगी गई मात्रा में परिवर्तन तथा मांग में परिवर्तन। इससे पहले 2 पार्ट्स में आपको 7 टॉपिक्स करवा दिए गए हैं। आज के इस लेक्चर में आपको 2 टॉपिक्स करवाए जाएंगे, मांग के नियम के लागू होने के कारण और मांगी गई मात्रा में परिवर्तन तथा मांग में परिवर्तन। इससे रिलेटेड जो PDF है वो आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम मांग का सिद्धांत अध्याय के पार्ट 3 पर पहुंच चुके हैं। तो जैसा कि आपको बताया था, ये पूरे का पूरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट और ये क्वेश्चन जो आज आपको करवाया जा रहा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है आज का वो है मांग का नियम क्या है, यह क्यों लागू होता है, इसके लागू होने के कारण क्या है, अथवा मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक क्यों होता है, अथवा जब कीमत गिरती है तो किसी एक वस्तु को अधिक क्यों खरीदा जाता है। 3 प्रकार से ये पूछा जा सकता है और इन तीनों क्वेश्चनों का जो हम उत्तर स्टार्ट करेंगे उन तीनों का हमें अलग अलग उत्तर स्टार्ट करना चाहिए। जैसे पहला हमारा है कि मांग का नियम क्या है, तो हम क्या करेंगे, मांग के नियम की यहां पर डेफिनेशन देंगे क्योंकि उसने सीधा पूछा है क्या है। तो क्या लिखेंगे, ये हम कर चुके हैं। मांग का नियम क्या है, मांग का नियम यह बताता है कि अन्य बातें समान रहने पर, इस शब्द का प्रयोग करना हमारे लिए, लाइन का प्रयोग करना बहुत जरूरी है। किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग कम हो जाती है, बढ़ने पर क्या होगी, कम हो जाती है, और कीमत कम होने पर उसकी मांग बढ़ जाती है। तो कौन सा संबंध बताता है ये, कीमत और उसकी मांगी गई मात्रा के बीच, उसकी मांग के बीच विपरीत संबंध। और इसी विपरीत संबंध के कारण जो इस मांग वक्र का ढलान होता है वो क्या होता है, ऊपर से नीचे की ओर। अब दूसरा प्रश्न इसी में जो अथवा, दूसरा नहीं है, अथवा में कि मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक क्यों होता है। तो अब इसके लिए अगर ये प्रश्न पूछा जाएगा तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे कि मांग वक्र के ऋणात्मक ढलान से प्रकट होता है कि कीमत के कम होने पर अधिक वस्तुएं खरीदी जाती हैं और कीमत के बढ़ने पर कम वस्तुएं
खरीदी जाती है। इसीलिए किसी वस्तु की कीमत तथा मांगी गई मात्रा में कौन सा संबंध है? विपरीत संबंध। अब तीसरा, कि जब कीमत गिरती है तो किसी एक वस्तु को अधिक क्यों खरीदा जाता है? तो इसको हम कहां से स्टार्ट करेंगे? यहां से, कि जब कीमत गिरती है तो किसी वस्तु को अधिक खरीदा जाता है। क्यों खरीदा जाता है? इसके कारण निम्नलिखित है। तो अब यहां से स्टार्ट करके तो हम ये लिखेंगे, यहां से स्टार्ट करके फिर भी ये लिखेंगे, और यहां से स्टार्ट करके तब भी ये लिखेंगे। तो इस प्रकार से ही हमारी एक भूमिका बन गई। तो अब इन तीनों स्थितियों के पीछे कारण क्या है? तो ये है पहला, घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। सीमांत आपको पहले करवाया गया था कि किसी एक आर्थिक मद की, एक आर्थिक मद की एक इकाई में परिवर्तन आने से किसी दूसरी आर्थिक मद में कितनी इकाइयों का परिवर्तन आएगा, उसका जो अनुपात होगा वो क्या होता है? सीमांत। जैसे कि हम सीमांत का प्रयोग कहाँ कहाँ पर करते हैं? सीमांत उत्पादन, सीमांत लागत, सीमांत आगम और सीमांत उपयोगिता। तो इसका मतलब अब एक आर्थिक मद, यानी कि एक आर्थिक मद यहां पे क्या है? एक जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, एक मजदूर लगाया, उस मजदूर लगाने से टोटल कुल उत्पादन में कितना अंतर आया, वो जो है एक मजदूर की उत्पादन है, उसको हम क्या कहेंगे? सीमांत उत्पादन। के उस मजदूर ने मान लो 7 जूते बनाए, 7 जूते बनाए, तो ये 7 जूते क्या है? इस एक मजदूर का सीमांत उत्पादन है, क्योंकि इसने कुल उत्पादन में 7 जूतों की बढ़ोतरी की है। ऐसे ही सीमांत लागत के एक वस्तु बनाने से कुल लागत में जो परिवर्तन आए, डेल्टा किसको दिखाता है? परिवर्तन को। वो हो जाएगी कुल लागत में जो परिवर्तन आए वो क्या होगी? सीमांत लागत। ऐसे ही सीमांत आगम के एक वस्तु बेचने से कुल आगम में जो परिवर्तन आया, और ऐसे ही सीमांत उपयोगिता के एक वस्तु की एक इकाई का अधिक प्रयोग करने से कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन आया वो क्या बन जाएगी? सीमांत उपयोगिता। तो इस प्रकार से सीमांत शब्द का जो अर्थ है वो लगभग समान रहेगा, उसके आगे उत्पादन लागत आगम उपयोगिता बदल जाती है। तो इसका मतलब जो हमारी कुल उपयोगिता है वो क्या है? उस कुल उपयोगिता में हर एक अगली इकाई का जो परिणाम होता है तो अब इससे संबंधित जो हमारा पहला पॉइंट है घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। जैसे जैसे हम एक वस्तु का उपभोग बढ़ाते हैं, उसकी मात्रा बढ़ाते हैं, पहली इकाई ली, फिर दूसरी इकाई ली, फिर तीसरी इकाई ली, तो उससे मिलने वाली जो हमें उपयोगिता है वो क्या है? घटने लगती है। जैसे हम चाय का पहला कप पिए, तो चाय का पहला कप पी के हमें लगता है हाँ बहुत फ्रेश हो गए, फिर कोई कहते नहीं 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 एक कप चाय और, तो हम क्या कहेंगे? पहले तो मना करेंगे, फिर चलो कोई बात नहीं। लेकिन अगर वो एक एक कप और चाय पूछता रहे हमें, तो उससे मिलने वाली जो हमें उपयोगिता है वो क्या है? घटती चली जाएगी। यानी एक एक अगला जो कप है उससे मिलने वाली जो उपयोगिता है वो कम होती चली जाएगी। तो जब उससे मिलने वाली उपयोगिता हमारी कम हो रही है तो सीधी सी बात क्या होगी कि क्या हम उसको उसी कीमत पर खरीद लेंगे? हम उसको उससे कम कीमत पर खरीदने को तैयार होंगे। हम एक रेहड़ी पे गए, वहां जाकर हमने उससे कहा भाई आम कितने दिए, कितने रुपए किलो दिए, मान लो आम, उसने हमें बताया कि 60 या 70 रुपए किलो। तो हमने एक किलो आम खरीद लिए। अब अगर वो कहे भाई 5 किलो आम अगर मैं खरीदना चाहता हूं, तो क्या 5 किलो आम भी मैं 70 रुपए ही खरीदूंगा?
क्योंकि और जो आम है उनसे मिलने वाली जो उपयोगिता है सीमांत, वो मेरे लिए क्या है, कम है। तो मैं उससे क्या करूंगा, मोल भाव करूंगा। मैं उससे कहूंगा कि नहीं नहीं, अगर इसको तुम कम लगा लोगे तो मैं 5 किलो ले सकता हूं, 70 रुपए में मैं 5 किलो नहीं लूंगा, क्योंकि उससे मिलने वाली जो उपयोगिता है वो मेरे लिए अब कम हो चुकी है। तो मैं इससे कम कीमत पर ही उसको लूंगा। और कितनी कम कीमत पर लूंगा, जितनी वो मुझे उपयोगिता देगी। यानी कि जो हम कीमत देते हैं वो उसकी सीमांत उपयोगिता के लिए देते हैं। अगर सीमांत उपयोगिता कम हो रही है, उपयोगिता का क्या मतलब क्या है कि वो मेरे लिए कितनी लाभदायक है, कितनी मेरे काम की है। जब वो काम की ही मेरे लिए कम हो रही है तो सीधी ही बात है कि मैं उसके लिए पैसे भी कम देने को तैयार होऊंगा। तो सीधी ही बात, कम कीमत ज्यादा मात्रा। उसके बाद दूसरा है आय प्रभाव। अब आय प्रभाव क्या है कि दो तरीके की आय होती है। एक होती है वास्तविक आय, वास्तविक आय, और एक होती है मौद्रिक आय, मौद्रिक आय। तो जो वस्तुओं और सेवाओं के रूप में मापी जाए वो क्या है, वास्तविक आय, और जो पैसे के रूप में, मुद्रा के रूप में मापी जाए वो क्या है, हमारी मौद्रिक आय। मान लो हमारी जो आय है वो 1000 रुपये है, तो ये क्या है, मौद्रिक आय। लेकिन ये 1000 कितनी वस्तुएं और सेवाएं खरीद सकते हैं, वो क्या है, उसकी वास्तविक आय। मान लो 1000 से हम 10 किलो सेब खरीद सकते हैं। 10,000 से हम 1000 से हम क्या कर सकते हैं, 10 किलो सेब खरीद सकते हैं। तो हमारी वास्तविक आय क्या है, 10 किलो सेब, और मौद्रिक आय क्या है, 1000 रुपये। तो जैसे ही कीमतें बढ़ती हैं, जो वास्तविक आय है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्योंकि जैसे ही सेब की कीमत बढ़ेगी तो क्या पता हम 10 किलो की बजाय सिर्फ 5 किलो ले पाए। तो मौद्रिक आय तो हमारी 1000 है, लेकिन वास्तविक आय हमारी कितनी हो चुकी है, 5 सेब, यानी कि कम हो चुकी है। तो आय प्रभाव क्या हुआ कि कीमत में परिवर्तन आने से वास्तविक आय में जो परिवर्तन आता है और उसके कारण जो मांग में परिवर्तन आता है उसको हम कहेंगे आय प्रभाव। तो जैसे ही वस्तुओं की कीमतें गिरती हैं तो वास्तविक आय बढ़ जाती है, और उस बढ़ी हुई पर जो आय है उसका प्रयोग वो किस पर करेगा, और अधिक वस्तुओं की मात्रा खरीदने पर। तो इसीलिए कीमत गिरने पर वो अपनी जो मांग है वो बढ़ा देता है, खरीदारी बढ़ा देता है। तीसरा, प्रतिस्थापन प्रभाव। अब प्रतिस्थापन प्रभाव का मतलब क्या है कि जो स्थानापन्न वस्तुएं होती हैं, जैसे चाय और कॉफी, तो हम सस्ती स्थानापन्न वस्तु का प्रतिस्थापन कर देते हैं महंगी वस्तु के जगह पर। जैसे मान लो कॉफी की अगर कीमत बढ़ जाए तो हम कॉफी की बजाय किसका प्रयोग करना स्टार्ट कर लेंगे, चाय का। तो चाय सस्ती है, इसीलिए चाय की अधिक मात्रा खरीदी जा रही है। तो ये हो गया हमारा प्रतिस्थापन प्रभाव कि जो स्थानापन्न वस्तु सस्ती है हम उसका प्रतिस्थापन कर देते हैं किसकी जगह पर, जो महंगी वस्तु है। इसलिए सस्ती है तो ज्यादा खरीदी जाएगी। तो कौन सा संबंध हुआ, ऋणात्मक संबंध। चौथा पॉइंट, उपभोक्ता समूह का आकार। मान लो 70 रुपये आम है, तो अभी 70 रुपये में क्या पता बहुत से लोग इसको ना खरीद पाए, जो गरीब हैं वो क्या पता इसको ना खरीद पाए। लेकिन जब आम की कीमत 35 रुपये हो जाती है तो फिर क्या करते हैं हम, बड़े बड़े गिलास शेक के पीते हैं, क्योंकि हमारे लिए वो सस्ता हो चुका है। और उस सस्ते को हम ज़्यादा प्रयोग करते हैं, क्योंकि अब जो लोग उसको पहले नहीं खरीद पा रहे थे अब वो भी उसको खरीदने लगे हैं, वो जो गरीब लोग हैं वो भी उसको खरीदने लगे हैं। तो उपभोक्ता समूह यानी उपभोक्ता बढ़ गए। तो जब उपभोक्ता बढ़ेंगे तो सीधी ही बात है कि मांग भी बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब कीमत कम, उपभोक्ता बढ़े और मांग भी बढ़ गई। ऐसे ही विभिन्न उपयोग के प्रत्येक जो वस्तु है उसके बहुत से प्रयोग होते हैं। तो जब वो महंगी होती है तो उसका हम जो प्रयोग करते हैं वो सबसे जरूरी जगह पर करते हैं, लेकिन जब वो सस्ती हो जाती है तो उसका प्रयोग हम दूसरे जो उसमें प्रयोग हैं वहां पर भी कर सकते हैं। जैसे कि उदाहरण दिया जाता है चने का, कि भाई चने का प्रयोग मनुष्यों और घोड़ों
या पशुओं, दोनों के लिए किया जा सकता है। जब महंगे होंगे तो चने का प्रयोग किसके लिए किया जाएगा? मनुष्यों के लिए। और जब वो सस्ते होंगे तो उसका प्रयोग घोड़ों के लिए या पशुओं के लिए भी किया जा सकेगा। तो इसलिए जब वो सस्ते होंगे तो हम मनुष्यों के साथ प्लस क्या कर देंगे? पशु। तो इसलिए उसकी जो मांग है वो बढ़ जाएगी। तो उसका मांग वक्र कैसे बनेगा? जैसे ही कीमत कम हुई उसकी मांग बढ़ गई, कीमत P से P1 हुई और जो मांग है वो Q से Q1 हो गई। तो इस प्रकार ये ऐसे कारण हैं जिसके कारण मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक होता है, या मांग का नियम लागू होने के ये कारण है, या जब कीमत गिरती है तो किसी वस्तु को अधिक खरीदा जाता है, वो भी ये 5 कारण हैं। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो अगला हमारा जो टॉपिक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे भी हमारे टॉपिक से बड़े प्रश्न ही पेपर में आते हैं। तो ये टॉपिक है मांगी गई मात्रा तथा मांग में परिवर्तन। ये शुरू में आपको करवाया गया था। मांगी गई मात्रा क्या होती है? विशेष कीमत पर विशेष मात्रा, यानी किसी एक कीमत पर जो एक मात्रा खरीदी जा रही है वो क्या है? उस वस्तु की मांगी गई मात्रा। और मांग क्या है? मांग वो पूरी तालिका है जो कीमत और मात्रा के बीच में संबंध को दर्शाती है, यानी कि वो पूरी की पूरी मांग अनुसूची को हम क्या कहते हैं? मांग। तो ये विभिन्न कीमतों पर विभिन्न मात्राओं को जो उपभोक्ता खरीदने को तत्पर है उसको ये दर्शाती है। तो मांगी गई मात्रा में परिवर्तन को हम दिखाते हैं मांग वक्र पर संचलन। संचलन का मतलब क्या है? कि चलना, चलन। ये आपको मैं सिर्फ याद करने के हिसाब से समझा रहा हूं कि आप कैसे इन चीजों को याद रख सकते हैं। संचलन के उसी के संग संग चलना, संग संग चलना। तो ये कब होता है? जब उसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन आए। तो किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उसकी मांगी गई मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? मांग का विस्तार या मांग का संकुचन। यानी जो हमने आपको करवाया था कि dx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ px, pr, y, t और e। इनमें से किसी में भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। सिर्फ किस में परिवर्तन होना चाहिए? px में, उसी वस्तु की अपनी कीमत में। तो उसको हम कहेंगे मांगी गई मात्रा में परिवर्तन। और वो 2 प्रकार का होता है, मांग का विस्तार या मांग का संकुचन। तो जहां पर विस्तार और संकुचन शब्द आएगा, जहां पर संचलन आएगा, संचलन, संग संग चलना, तो वो कब होगा? जब उसी वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन आएगा। तो ये 2 प्रकार का हो सकता है, मांग का विस्तार और मांग का संकुचन। तो मांग का विस्तार क्या है? कि जब किसी वस्तु की अपनी कीमत में कमी होने से मांगी गई मात्रा में वृद्धि हो तो उसको हम क्या कहेंगे? मांग का विस्तार। यानी कि मांगी गई मात्रा बढ़ जाए तो वो क्या है? मांग का विस्तार। जैसे इस तालिका को अगर हम देखें तो यहां पर कीमत क्या है? शुरुआती 5 और मात्रा क्या है? 1। कीमत कम हो गई, 5 से कम होकर 1 हो गई और मात्रा बढ़कर 1 से 5 हो गई। अगर इसी को हम डायग्राम पे जब उतारें तो हमारा डायग्राम कुछ इस प्रकार का बनेगा कि 1 रुपए कीमत पर 5 मात्रा, इस पे OX पे हमने क्या बनाया है? कीमत, OY पर कीमत और OX पर मात्रा। और ये जरूर लगा लिया करो भाई तीर, एरोस, क्योंकि इससे जो हमारा डायग्राम है वो थोड़ा सुंदर दिखाई देता है। तो और डायग्राम बनाने से पहले आपको ये जरूर लिखना है कि हम OY पर क्या दिखा रहे हैं और OX पर क्या दिखा रहे हैं। कई बार जो बच्चे हैं वो इसको छोड़ देते हैं और डायग्राम को बना देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो ये हमने बता दिया कि OY पर कीमत और OX पर मात्रा। तो जब 1 रुपए कीमत है तो मात्रा है 5, या जब शुरू में कीमत 5 है तो कितनी मात्रा खरीद रहा है? वो सिर्फ 1। कीमत कम हो गई, 5 से 1 हो गई और मात्रा बढ़कर 1 से 5 हो गई।
तो इस प्रकार ये जब ए बिंदु से, क्योंकि ये बिंदु बन जाता है जहां पर एक्स और वाई दोनों मिलते हैं, और ये दूसरा बिंदु बन जाता है, तो हम इनको नाम देते हैं, नाम कुछ भी दे सकते हैं आप, ए बी हमने दे दिया। तो जब हम ए से बी की तरफ, नीचे की तरफ आएंगे तो वो क्या होगा, मांग का विस्तार। अब ये जो परिवर्तन मांग की मात्रा में आया है, ये किसके कारण आया है, उसी वस्तु की अपनी कीमत के कारण। इसमें मांग वक्र में कोई खिसकाव नहीं हुआ है, उसी मांग वक्र पर हमें संग संग चलना है, उसी मांग वक्र के या तो नीचे की तरफ चलना है उसके साथ साथ, या हमें ऊपर की तरफ चलना है। तो जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो इसको मैं आपको याद करने के हिसाब से बताता हूं। यहां पर हम OX पर क्या दिखा रहे हैं, मात्रा। तो जब हम मात्रा की तरफ आ रहे हैं तो सीधी सी बात है कि हमारी जो मांगी गई मात्रा है वो बढ़ेगी। जब हम अपने इससे मात्रा से दूर चले जाएंगे तो सीधी सी बात है कि ये कम हो जाएगी। तो ये याद करने के हिसाब से आप इसको एक नुस्खा मान सकते हो। दूसरा है मांग का संकुचन, कि किसी वस्तु की अपनी कीमत में जब वृद्धि होती है तो उसके कारण मांगी गई मात्रा जब कम हो जाती है तो उसको क्या कहेंगे, या वो कम खरीदी जाती है तो उसको हम क्या कहेंगे, मांग का संकुचन। जैसे शुरू में कीमत 1 है तो मात्रा 5, कीमत बढ़कर 5 हो गई तो मात्रा क्या है, 1 रह गई। तो इसको हम डायग्राम में बनाएंगे, OY पर कीमत, OX पर मात्रा। तो जब शुरू में हमारी जो कीमत है वो 1 है तो मात्रा कितनी है, 5। जब कीमत बढ़कर 5 हो गई तो मात्रा कम होकर 1 हो गई। तो इस प्रकार हमारे पास दो बिंदु आ गए, A और B। DD हमारा मांग वक्र है, तो इस DD मांग वक्र पर हम B से A की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, क्वांटिटी, मात्रा वाले जो अक्ष है उससे हम दूर जा रहे हैं। तो दूर जा रहे हैं इसका मतलब मांगी गई मात्रा कम हो रही है, यानी कि हम उसकी कम मात्रा को खरीद रहे हैं। तो ये हो गया मांग का संकुचन। तो मांग वक्र में कोई बदलाव नहीं है, उसी वस्तु की अपनी कीमत। तो दो चीजें याद रखनी है आपको, अपनी कीमत और खिसकाव नहीं, संचलन, बल्कि संचलन, संग संग चलना। अब इस पे क्वेश्चन किस प्रकार आएगा कि मांग वक्र पर संचलन दर्शाइए, या मांग का विस्तार तथा मांग के संकुचन की व्याख्या कीजिए। इस प्रकार से आपका प्रश्न बनेगा, बड़ा प्रश्न। अब दूसरा है मांग में परिवर्तन। अभी तो हमने देखा मांगी गई मात्रा में परिवर्तन, अब हम क्या करेंगे, मांग में परिवर्तन। तो मांग में परिवर्तन भी दो प्रकार का हो सकता है। क्या, इसको हम कहेंगे, जैसे हमने ये कहा था मांग वक्र पर संचलन के, उसी वक्र के साथ साथ चलना है। इसमें क्या है, मांग वक्र का खिसकाव, के खिसकने का मतलब क्या है कि वो पहले किसी पोजीशन में रहा होगा। अगर हम, एक हमारा मित्र बैठा है, हम इसको कहें अरे खिसकिए उधर, तो ये यहां से इधर खिसक जाएगा। या हम इधर बैठे हैं और इसको कहें कि खिसकिए उधर, तो ये इधर से इधर चला जाएगा। तो कुल मिला के क्या हुआ, वो अपनी जो वास्तविक उसकी शुरू की प्रारंभिक स्थिति थी वो उसमें नहीं रहा, उससे उसकी जो स्थान है वो बदल गया। तो मांग वक्र में खिसकाव यानी कि मांग वक्र पूरे का पूरा बदल जाएगा। जब मांग वक्र बदलेगा तो सीधी ही बात है कि तालिका भी बदल जाएगी। पी और क्यू जो ये दिखा रहे हैं, तो ये जो तालिका है ये भी बदलेगी, तभी हमारा मांग वक्र बदल सकता है। तो मांग में वृद्धि या मांग में कमी, ये दो स्थितियां यहाँ पे हो सकती हैं। तो जब किसी वस्तु की मांग में उसकी कीमत के अतिरिक्त, अब आपको जो शब्द ध्यान में रखना है, कीमत के अतिरिक्त, यानी कि उस वस्तु की अपनी कीमत में कोई परिवर्तन नहीं है, बल्कि कीमत के अतिरिक्त अन्य तत्वों में, जो हम शुरू में जब हमने मांग का नियम किया था तो वहां पे हमने क्या कहा था, अन्य तत्व समान रहने पर। तो अब वो अन्य तत्व समान नहीं रहे, ठीक है, वो अन्य तत्व समान नहीं रहे, तो सिर्फ उस वस्तु की, जो हमने कहा था dx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ px pr y t और e, तो ये जो सारे अन्य तत्व थे कि संबंधित वस्तुओं की कीमत, उपभोक्ता की आय, रुचि और संभावनाएं, तो इसमें अब ये स्थिर नहीं रहे, इनमें परिवर्तन हो गया। ठीक है ना, स्थिर क्या चीज है, इस वस्तु की अपनी कीमत, यानी कि अपनी कीमत में कोई परिवर्तन नहीं आया, जो अन्य तत्व थे उनमें परिवर्तन आ गया। तो इसका मतलब ये मांग का नियम इस तरीके से यहां पर लागू नहीं हो रहा, क्योंकि वो तो कीमत और मात्रा के बीच में संबंध दर्शाता है मांग का नियम।
लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो अन्य तत्वों में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन आया है, तो इससे मांग में वृद्धि या कमी कहेंगे। तो मांग में वृद्धि क्या है कि जब मांग किसी वस्तु की अपनी कीमत के अतिरिक्त अन्य तत्वों में परिवर्तन आने से किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, मांग में वृद्धि। हमें इस तालिका से इसको समझ सकते हैं। कीमत 1 है, मात्रा 3 है। कीमत एक ही है, इसमें कीमत में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन मात्रा क्या हुई, 5। अब ये क्या कैसे हो सकता है, पहले डायग्राम देखें फिर इसका कारण समझेंगे। डायग्राम में यहाँ पे कीमत दिखा दी, y ओ वाई पे और o x पे मात्रा, 1 2 3 हमने कीमत दिखा दी, 1 2 3 4 5 मात्रा दिखा दी। तो 1 रुपए कीमत पर पहले जो मात्रा थी वो 3 थी, तो हमारा जो शुरू का प्रारंभिक जो डिमांड कर्व है वो क्या है, D1। उसके बाद उसी कीमत पर अब जो मात्रा खरीदी जा रही है वो क्या है, 5। तो अब ये जो 5 है, तो उससे हमारा जो डिमांड कर्व है वो अब बदल गया। क्यों बदल गया, क्योंकि कीमत में कोई परिवर्तन नहीं है। हम उसी डिमांड कर्व पे 5 को नहीं दिखा सकते। 1 रुपए कीमत पे हम 5 की मात्रा नहीं दिखा सकते। हमें 1 रुपए कीमत पर अगर 5 की मात्रा दिखानी है तो हमारा जो डिमांड कर्व है वो खिसक जाएगा, क्योंकि हमारी जो तालिका है वो भी बदल चुकी है। पहले इसी कीमत पर हम 3 ले रहे थे, अब इसी कीमत पर हम 5 ले रहे हैं। अगर मैं इसको आपको पुरानी वाली तालिका से समझाऊं तो ये P है, ये Q है, 1 2 3 4 ऐसे थी हमारी, 4 3 2 1। तो अब ये पूरी तालिका बदल जाएगी, क्योंकि ये एक डायग्राम बनाती है। अन्य तत्वों में परिवर्तन के कारण एक दूसरी तालिका बन जाएगी। जैसे हम कहें कि 5 4 3 2। तो अब जब 1 पे हम 5 दिखाएंगे, 2 पे 4 दिखाएंगे, 3 पे 3 दिखाएंगे, 4 पे 2 दिखाएंगे, तो हमारा जो डिमांड कर्व है वो बिल्कुल अलग बनेगा। तो ये ऐसा ही है, ये बाद वाला डायग्राम बन गया हमारा। तो ये बिंदु 1 है, ये बिंदु B है। तो A से B की तरफ हम जब गए तो ये क्या है, मांग में वृद्धि। ठीक है। ऐसे ही मांग में कमी, ये कारण क्या हो सकते हैं, जैसे कि मान लो संभावना है, कीमत आज 3 1 ही है, लेकिन ये संभावना है कि आने वाले समय में इसकी जो कीमत है वो बढ़ सकती है। तो हम क्या करेंगे, आज ही उसको खरीद कर रख लेंगे, ताकि जो आने वाले समय में उसकी कीमत बढ़ेगी उसके प्रभाव से हम बच जाएं। या ऐसा भी हो सकता है कि हमारी इस वस्तु में रुचि बढ़ गई हो, या ऐसा भी हो सकता है हमारी आय बढ़ गई हो। आय बढ़ने के बाद हम अपनी जो मांग है वो बढ़ा देंगे। ऐसे ही मांग में कमी कि जब किसी वस्तु की अपनी कीमत के अतिरिक्त अन्य तत्वों में परिवर्तन होने से उसकी जो मात्रा है वो कम खरीदी जाती है या मांग कम की जाती है, तो उसे क्या कहेंगे, मांग में कमी। तो इसमें भी डिमांड कर्व बदल जाएगा। एक आपको याद रखने के हिसाब से और बताऊं कि जब हम अपने दाएं हाथ की तरफ जाते हैं तो दायां हाथ हमेशा क्या दिखाएगा, वृद्धि को, और जो हमारा बायां हाथ होगा जब हम नीचे की तरफ आएंगे तो वो क्या दिखाएगा, कमी को। तो जब हम इस तरफ गए थे, दाएं की तरफ, सज्जे हाथ की तरफ, राइट हैंड की तरफ, तो ये क्या था, वृद्धि का प्रतीक। तो ये लगभग हर डायग्राम में ऐसे ही रहेगा। आप इसको याद इस तरीके से भी कर सकते हैं ट्रिक के हिसाब से। और जब हम इस तरफ जाएंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड जाएंगे, बाएं तरफ जाएंगे, तो वो उसको कमी को दर्शाएगा। तो कीमत 1 है, मात्रा 5। कीमत एक ही है, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन मात्रा जो है वो घटकर 3 हो चुकी है। तो इसी प्रकार से पहले जैसा ही डायग्राम बनेगा, लेकिन इस बार हम A से B की तरफ जाने की बजाय क्या है, B से A की तरफ जा रहे हैं, यानी कि हम किस तरफ जा रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो इस कारण ये क्या दिखा रहा है, मांग में कमी। तो इससे भी हमारा जो डिमांड कर्व है बिल्कुल खिसक गया। जैसे हमने उसको इधर धक्का दे दिया लेफ्ट साइड, और इसमें हमने उसको धक्का दिया था राइट साइड, तो खिसकाव। एक बात और ध्यान रखनी है कि ये समानांतर रहेंगे जो खिसकाव है, इसमें इसके गैप को ऐसे मत कर देना, ऐसे मत कर देना, ऐसे, या कुछ और कोई नई इन्वेंशन कर दे, तो ऐसा नहीं करना। तो ये 2 प्रश्न हो गए कि मांग वक्र का विस्तार तथा मांग का संकुचन की व्याख्या करें, या दूसरा प्रश्न, एक प्रश्न हमारा ये बन गया।
एक प्रश्न हमारा ये बन गया कि मांग में वृद्धि तथा मांग में कमी की व्याख्या कीजिए। एक तीसरा प्रश्न हमारा इसी में से बनेगा कि जिसमें मांग का विस्तार, मांग का जो विस्तार है और मांग में वृद्धि, इन दोनों में क्या है अंतर। और एक क्वेश्चन ये बनेगा कि मांग का संकुचन और मांग में कमी में अंतर। तो ये जो दोनों अंतर हैं ये मैं आपको पीडीएफ के उससे द्वारा करवाऊंगा, इन दोनों का जो अंतर है। बाकी ये कंप्लीट हो चुका है आपका। तो मांग का जो सिद्धांत है उसके सभी टॉपिक्स हमारे कवर हो चुके हैं। इससे संबंधित जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो मैं आपको अलग से करवाऊंगा। धन्यवाद।